Hello friends, today our topic is क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय अ फेमस एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट ऑफ अमेरिका B.F. स्किनर, जिन्होंने कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया था। इन्होंने अधिगम की एक सिद्धांत अर्थात लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इससे पहले थॉर्नडाइक और पावलोव के द्वारा अधिगम के सिद्धांत दिए गए। इसके उलट इसकी आलोचना के रूप में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया, जिसमें कि इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग को कुछ इस तरीके से बताया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग वो है जिसमें लर्निंग प्रोसेस रीइंफोर्समेंट के द्वारा किसी रेस्पॉन्स के दोहराए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसमें पूरा फोकस उद्दीपक के हाथ में ना होकर, अर्थात हमारा जो उद्दीपक है, स्टिमुलस है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता, बल्कि हमारा नियंत्रण रिजल्ट या फिर हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, रीइंफोर्समेंट के आधार पर हम जो भी बिहेवियर को दर्शाते हैं वो ऑपरेंट बिहेवियर है, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इस तरीके से ऑपरेंट कंडीशनिंग से तात्पर्य ऐसी लर्निंग प्रोसेस या फिर अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्वलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए दो प्रकार के रेस्पॉन्स बताए हैं। एक पहला है रेस्पोंडेंट बिहेवियर, दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर। पहला जो रेस्पोंडेंट बिहेवियर है यह पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है और दूसरा जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो उनके खुद के स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। आइए हम पहले रेस्पोंडेंट बिहेवियर को समझ लेते हैं। रेस्पोंडेंट बिहेवियर वैसा बिहेवियर है जिसका नियंत्रण उद्दीपक के हाथ में होता है, जैसा कि पावलोव ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए तथा कुत्ते की लार ग्रंथि का उन्होंने ऑपरेशन किया। कुत्ता फूड को देखकर सैलिवा को सेक्रेट करता था। तो यहाँ पर फूड क्या है? उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और सैलिवा क्या है? उसका रेस्पॉन्स है, अनुक्रिया है। अर्थात कुत्ते को जब हमने भोजन दिखाया तब उसने सैलिवा को सेक्रेट किया। तो हमारा जो नियंत्रण है फूड, वो किसके नियंत्रण में है? वो उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस के नियंत्रण में है। ऐसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जब हम कहीं रोड साइड जा रहे हो और रात का वक्त हो और सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो, कोई वाहन आ रहा हो और उसकी तेज़ लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें झपकने लगती हैं। अर्थात वहाँ पर फोकस किस पर था? लाइट पर था। हमारी आंखें वैसे किसी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं झपकती, बल्कि जब लाइट की स्पीड, तेज लाइट हमारी आंखों पर पड़ी तभी तो हमारी आंखें झपकी, नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में कहीं हमारी आंखें झपकती हैं? नहीं, काफ़ी समय के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर लाइट क्या थी? लाइट यहाँ पर उद्दीपक है। लाइट क्या है? यहाँ पर स्टिमुलस है। अर्थात स्टिमुलस के द्वारा ही हमारी आंखें झपकी। अर्थात लाइट यहाँ पर स्टिमुलस था, इस वजह से उसके तेज तीव्रता की वजह से, उसकी तेज इंटेंसिटी की वजह से हमारी आंखें झपकी। तो यहाँ पर जो नियंत्रण है, हमारा जो कंट्रोल है, वो किस पर है? स्टिमुलस पर है, जिसे हम प्रतिवादित व्यवहार या फिर अनैच्छिक व्यवहार भी कहते हैं। जैसा कि कुत्ते को यदि भोजन नहीं दिया जाता तो क्या वो लार टपकाता, या फिर व्यक्ति की आंखों के सामने तेज प्रकाश नहीं पड़ता तो क्या वो आंख झपकता? नहीं। अर्थात ये इस व्यक्ति की इच्छा पर आधारित ना होकर अनैच्छिक, मतलब ऐसे व्यवहार जो अनैच्छिक होते हैं उनको हम प्रतिवादित व्यवहार या फिर रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। और ये पूरी तरीके से उद्दीपक या फिर स्टिमुलस पर आधारित होते हैं या फिर स्टिमुलस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये तो हमने बात की थी रेस्पोंडेंट बिहेवियर की। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेंट बिहेवियर, जिसे हम क्रिया प्रसूत कहते हैं। और ये कैसा होता है? स्वैच्छिक होता है। अर्थात यहाँ पर हमारा नियंत्रण स्टिमुलस के हाथ में नहीं होता है, बल्कि स्टिमुलस से जो नियंत्रित हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, उस पर होता है। अर्थात हम इसमें रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। हम रीइंफोर्समेंट के द्वारा किसी व्यक्ति के रेस्पॉन्स के दोहराए जाने की गति को बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये जो बिहेवियर है जिसे हम ऑपरेंट बिहेवियर कह रहे हैं, जिसे हम क्रिया प्रसूत व्यवहार कह रहे हैं, यह ही स्किनर के द्वारा समझाया गया था। तो रेस्पोंडेंट बिहेवियर आपको समझ में आया। सेकंड, ऑपरेंट बिहेवियर। रेस्पोंडेंट बिहेवियर में हमने पावलोव की बात की थी, जिन्होंने अपने सिद्धांत में इसका प्रयोग किया था। और ऑपरेंट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस स्टिमुलस पर न होकर रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन पर होता है। अर्थात बच्चे के परिणाम को महत्व देकर, बच्चे के परिणाम को अर्थात एज अ रिजल्ट या फिर उसके रीइंफोर्समेंट
को दिखाकर हम बच्चे की आगे की एक्टिविटीज को स्ट्रेंथ करते हैं या फिर मोटिवेशन के रूप में किसी अच्छे रिजल्ट को उसके सामने प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि वो उससे मोटिवेट होकर आगे और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में स्किनर ने रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन को भी बहुत महत्व दिया है और पुनर्बलन के उन्होंने दो प्रकार बताए, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वह रीइंफोर्समेंट है जिसमें किसी वांछित अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए कोई रिवार्ड, प्रशंसा से युक्त कुछ शब्दावलियों का हम प्रयोग करते हैं, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वह रीइंफोर्समेंट है जो किसी अवांछित अनुक्रिया को समाप्त करने के लिए हम किसी भी सामाजिक कार्य में व्यक्ति या बालकों को मूव करके उसको वांछित अनुक्रिया की तरफ मोड़ते हैं। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें कि पहला है कंटिन्यूअस और दूसरा है पार्शियल। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट वह रीइंफोर्समेंट है जिसमें प्रत्येक सही या फिर वांछित अनुक्रिया के उपरांत रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जबकि डिसकंटिन्यूअस या फिर पार्शियल रीइंफोर्समेंट वो है जिसमें कई सही रेस्पॉन्स के उपरांत रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सही रेस्पॉन्स देने पर भी रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं या फिर सतत पुनर्बलन की बात करते हैं तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को प्रतिदिन चॉकलेट देते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या उसको चॉकलेट खाने का मन नहीं होगा या फिर वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, मना कर देगा। अर्थात जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट देते हैं तो फिर उसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। अब हम बात करते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट की। पार्शियल रीइंफोर्समेंट वह रीइंफोर्समेंट है जिसमें प्रत्येक सही या फिर वांछित अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन नहीं दिया जाता, अर्थात बच्चे की हर सही या फिर वांछित अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन न देकर उसको अलग अलग समय पर रीइंफोर्समेंट दिया जाता है या फिर अलग अलग इंटरवल के आधार पर या फिर अलग अलग रेशियो के आधार पर उसका पुनर्बलन किया जाता है। जैसे इंटरवल की जब हम बात करते हैं तो या तो हम उसको फिक्स टाइम में या फिर वेरिएबल टाइम में उसको पुनर्बलन दे सकते हैं। जैसे हमने प्रत्येक दूसरी क्लास में उस जो सही वांछित अनुक्रिया आई तब हमने क्या है पुनर्बलन दिया, या फिर पहली क्लास में दे दिया उसके बाद हमने तीसरी क्लास में पुनर्बलन दिया। तो एक ये टाइम का निश्चित हो, एक क्लास में पर्टिकुलर निश्चित भी था और एक में अनिश्चित भी था। ठीक है, तो पार्शियल को हमने इंटरवल के रूप में दो में फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड किया। ऐसे ही जब हम पार्शियल को रेशियो के माध्यम से समझते हैं अर्थात अनुपात के माध्यम से समझते हैं, जैसे प्रत्येक दूसरे बच्चे को हमने पुनर्बलन दिया तो ये तो फिक्स रेशियो हो गया। ऐसे ही हमने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को या फिर बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, अर्थात पहले बच्चे को दे दिया उसके बाद अपने पाँचवें को दिया, फिर छठे को दे दिया, फिर आठवें बच्चे को दिया, तो ये क्या वेरिएबल रेशियो हुआ। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस और पार्शियल दो तरीके के शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट होते हैं जिसका प्रयोग करके एक टीचर अपने छात्रों को फर्दर रीडिंग्स के लिए, फर्दर लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकता है। यह सिद्धांत पूर्णतः रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन पर आधारित है। इसी वजह से स्किनर ने रीइंफोर्समेंट में अपनी रिसर्च किया और उसके आधार पर इसकी क्लासिफिकेशन को यहाँ पर बताया है। यही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जिसका प्रयोग आप अपनी क्लास में, अपनी लर्निंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।